हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे हमारे जो प्रीवियस वीडियो है इसके अंदर हमने बात की थी C4 साइकिल की, और वे प्लांट जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस के रूप में C4 चक्कर देखने को मिलता है उन्हें हम नाम देते हैं C4 प्लांट। तो उन्हें क्या कहेंगे हम? C4 प्लांट। C4 प्लांट कौन से होते हैं? जिनके अंदर कौन सा साइकिल देखने को मिलता है? C4 पाथवे जो है वो पाया जाता है या हेड स्लैग पाथवे पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? C4 प्लांट कहते हैं। तो अगर हम बात करें C4 प्लांट जो है इनके अडेप्टेशन के बारे में या इनके अनुकूलन के बारे में कि ये किस प्रकार के आवास के अंदर पाए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि C4 प्लांट जो है वो शुष्क उष्ण कटिबंधीय जो वातावरण है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय जो वातावरण है उसके अंदर पाए जाते हैं, अर्थात जो ड्राई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर कौन से प्लांट जनरली हमें देखने को मिलते हैं? C4 प्लांट देखने को मिलते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय या जो ड्राई ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट है वहां पर क्या रहता है? जनरली टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है, प्रकाश की तीव्रता जो है वो ज़्यादा रहती है। तो इस स्थिति के अंदर अगर वहां पर C3 प्लांट जो है वो पाए जाएंगे तो उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन के होने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस स्थिति के अंदर इस कमी को दूर करने के लिए वहाँ पर जो पाए जाने वाले जो पादप है उनके अंदर एक विशेष प्रकार का अनुकूलन देखने को मिलता है, जो डार्क रिएक्शन के रूप में जो है वो C4 पाथवे जो है इसको अपनाते हैं, और ऐसे पादपों को हम नाम देते हैं C4 प्लांट। और जिसके बारे में हमने ये चर्चा की भी थी कि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेन्ज एनाटॉमी कहते हैं। तो जिसके कारण इनके अंदर जो इनकी डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है? बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर होती है, जहां पर जो है वो लगातार CO2 की आपूर्ति होती रहती है, वहां पर CO2 की कमी नहीं आती, जिसके कारण अब रुबिस्को एंजाइम जो है वो वहां पर इन बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर केवल और केवल कार्बोक्सिलेज के रूप में ही कार्य करता है, ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य नहीं करता, जिसके कारण वहां पर प्रकाश श्वसन जो है वो नहीं हो पाता। चलो, तो अब आगे बात करते हैं C4 प्लांट के बारे में कि अगर मैं बात करूं C4 जो प्लांट है इनके प्रमुख जो कैरेक्टर है, इनके प्रमुख लक्षण जो है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तो इनका यही होता है कि जो C4 प्लांट होते हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी यानी कि क्रेन्ज एनाटॉमी जो है वो प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तो कौन सी एनाटॉमी पाई जाती है? क्रेन्ज एनाटॉमी। किसके अंदर? C4 जो प्लांट है इनकी लीफ के अंदर, इनकी पत्ती के अंदर। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर और देखते हैं, और नेक्स्ट कैरेक्टर के रूप में अगर हम बात करें फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन। तो अगर प्रकाश श्वसन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो C4 प्लांट है इनके अंदर प्रकाश श्वसन जो है वो एब्सेंट होता है, यानी कि प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है वो नहीं होती। अब अगर बात की जाए कि इनके अंदर प्रकाश श्वसन जो है वो क्यों नहीं होता, तो इसके पीछे का जो कारण है वो देखो क्या है। इसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो इनका ये है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी संख्या क्या होती है? ज्यादा। क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और दूसरी इनकी कंडीशन ये है कि इनके अंदर जो इनकी बंडल जो इनकी मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर जो है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पैप कार्बोक्सिलेज या पैप के जो एंजाइम है वो पाया जाता है। पैप केस की उपस्थिति।
तो जो C4 प्लांट है इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन जो है यानी कि प्रकाश श्वसन जो है वो अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी संख्या ज्यादा होती है और दूसरा इसके अंदर पेप्टेज जो है वो उपस्थित होता है। और ये दोनों कंडीशन जो है वो इनके अंदर ये निर्धारित करती है कि इनके अंदर जो बंडल शीत कोशिकाएं हैं वहां पर मौजूद जो रूबिस्को है उसको अधिक से अधिक जो है वो CO2 उपलब्ध हो सके। यानी कि ये दोनों कंडीशन कौन सी? एक तो क्लोरोप्लास्ट का ज्यादा संख्या में होना और दूसरा इनके अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर पेप्टेज का होना। ये दोनों कंडीशन जो है वो निर्धारित करती है कि जो इनके अंदर रूबिस्को एंजाइम है जो कहां प्रेजेंट होता है? बंडल शीट के अंदर। ये दोनों कंडीशन निर्धारित करती है कि बंडल शीट की सेल्स में उपस्थित रूबिस्को को CO2 की पर्याप्त आपूर्ति हो। और जब बंडल शीट के अंदर मौजूद जो रूबिस्को है उसको CO2 जब पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो ये अब जो है वो कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करेगा, ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करेगा नहीं। और ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य नहीं करेगा तो जनरल सी बात है इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन यानी कि जो प्रकाश शोषण है उसकी क्रिया होगी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर के रूप में अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की यानी कि जैव भार के निर्माण की, तो हम देखते हैं कि जो C4 प्लांट जो होते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी या इनकी उत्पादकता जो है वो हाई होती है यानी कि अधिक होती है। और अधिक होने के पीछे का कारण क्या है कि इनके अंदर जो प्रकाश शोषण है वो क्या होता है? अनुपस्थित। तो जिसके कारण इनके अंदर जो इनकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या रहेगी? अधिक रहेगी। नेक्स्ट कैरेक्टर के रूप में अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन लॉस के बारे में यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन हानि है, वाष्पोत्सर्जन हानि। तो अगर हम वाष्पोत्सर्जन हानि की बात करें तो हम ये कहेंगे कि C4 प्लांट के अंदर अपेक्षाकृत वाष्पोत्सर्जन हानि जो है वो भी क्या होती है? काफी कम होती है। तो ये है C4 प्लांट के अंदर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लक्षण। अब अगर हम बात करें C4 प्लांट जो है इनके एग्जाम्पल के बारे में, इनके उदाहरण के बारे में, तो सामान्य रूप से तो देखने को मिलते हैं तो मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, वो C4 प्लांट प्रकार के होते हैं। लेकिन कुछ डाइकॉट भी है जो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो दर्शाते हैं। तो चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पहले बात कर लेते हैं कुछ मोनोकोट के बारे में, यानी कि जो एक बीजपत्री पादप है उनके बारे में। तो अगर C4 प्लांट के एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एक बीजपत्री पादपों के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि जैसे कि मक्का है यानी कि जो मेज प्लांट है वो, शुगर केन यानी कि गन्ना है, या फिर है बाजरा। ये सारे ऐसे मोनोकोट प्लांट है, एक बीजपत्री पादप है जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है यानी कि ये C4 प्लांट है। ठीक। अगर हम बात करें डाइकॉट के बारे में तो कुछ डाइकॉट भी हैं जो किसके रूप में कार्य करते हैं? C4 प्लांट के रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि एक आता है अमरेंथस, ये एक ऐसा डाइकॉट प्लांट है जो C4 प्लांट के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार से एक और प्लांट है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया जो है ये भी क्या है? एक डाइकॉट ऐसा प्लांट है जो किसके रूप में कार्य करता है? C4 प्लांट के रूप में कार्य करता है। चलो तो अब हम
C3 प्लांट का भी अध्ययन कर चुके हैं। C3 साइकिल का अध्ययन हमने किया और साथ में C4 प्लांट यानी कि C4 साइकिल जो है इसका भी अध्ययन किया। तो अब हम बात करते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट का आपस के अंदर कंपैरिजन यानी कि इनकी तुलना। यानी कि अब हम क्या करेंगे, C3 व C4 प्लांट जो है इनकी तुलना करेंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या पाए जाते हैं इनके बारे में देखते हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं यहां पर तो हम कैरेक्टर लिख लेंगे किसके, C3 प्लांट के, और इसके बाद में यहां पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे C4 प्लांट। ठीक है। अब अगर हम इनका आपस के अंदर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट CO2 ग्राही, यानी कि CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कौन कार्य करता है। अगर बात की जाए C3 प्लांट की जिसके अंदर केवल केल्विन साइकिल संपन्न होता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कौन कार्य करता है, RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो कार्य करता है। और अगर ये पूछा जाए कितने कार्बन युक्त है, हम जानते हैं ये कितने कार्बन युक्त होता है, 5 कार्बन युक्त होता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए C4 प्लांट की, तो जैसा कि हमने अभी C4 साइकिल का जो है वो अध्ययन किया था और यहाँ पर हमने देखा था कि C4 प्लांट के अंदर CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कौन कार्य करता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यानी कि PEP। और अगर बात की जाए कि ये कितने कार्बन युक्त होता है, तो हम ये कहते हैं कितने कार्बन युक्त होता है, 3 कार्बन युक्त जो है वो ये होता है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की, यानी कि प्रथम स्थायी उत्पाद की, तो हम देखते हैं कि जो C3 प्लांट है जिसके अंदर केल्विन साइकिल हो रहा है, इसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद के रूप में एक 3 कार्बन युक्त यौगिक जो क्या है 3PGA है, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो कितने कार्बन युक्त है, 3 कार्बन युक्त है, ये कार्य करता है। और इसी के आधार पर तो इनका नाम जो है वो C3 साइकिल से C3 प्लांट जो है वो पड़ा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें C4 प्लांट की और इनके अंदर बात करें बनने वाले प्रथम स्थायी उत्पाद की, तो हम ये कहते हैं कि जो C4 प्लांट है इसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद के रूप में निर्माण होता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का, और ये होता है बेटा 4 कार्बन युक्त। इसीलिए तो इस चक्कर को C4 साइकिल, और जिन प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है उन्हें नाम दिया जाता है C4 प्लांट। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी लीफ के अंदर पाई जाने वाली एक एनाटॉमी जिसे हम कहते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी। तो अगर क्रेन्ज एनाटॉमी की अगर बात की जाए, क्रेन्ज एनाटॉमी का मतलब कि जिसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है उसके चारों ओर जो है वो बंडल शीत कोशिकाएं और फिर जो है वो जर्नल बेसोफिल सेल्स जो है वो प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार की अगर हम एनाटॉमी, जिसे हम क्रेन्ज एनाटॉमी कह रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि C3 प्लांट जो है इनके अंदर इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर या कोई एनाटॉमी हमें देखने को नहीं मिलती, जबकि C4 प्लांट जो है इनके अंदर ये क्रेन्ज एनाटॉमी जो है वो पाई जाती है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल, तो जो C3 प्लांट है इनके अंदर तो होता ही केल्विन साइकिल है। और अगर बात की जाए C4 प्लांट की जिनके अंदर C4 साइकिल संपन्न होता है, तो जब हमने C4 साइकिल का अध्ययन किया तो हमने देखा इनके अंदर भी जो है अंत के अंदर जो CO2 वहां से रिलीज होकर के लास्ट में कहां जा रही थी, RUBP के पास जा रही थी, और कौन सा साइकिल संपन्न हो रहा था, C3 साइकिल। तो इट मीन C4 प्लांट जो है इनके अंदर भी हमें C3 साइकिल देखने को मिलता है।
तो हमने जब बात की C3 साइकिल की तो हमने कहा C3 प्लांट के अंदर भी है और C4 प्लांट के अंदर भी ये C3 साइकिल पाया जाता है। तो फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? C3 साइकिल दोनों में पाया तो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि C3 प्लांट जो है इनके अंदर पाए जाने वाला C3 साइकिल जो है वो उपस्थित होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, मध्यतक कोशिकाओं के अंदर, ठीक। और जबकि C4 जो प्लांट होते हैं इनके अंदर पाए जाने वाला C3 साइकिल जो है वो मेसोफिल सेल के अंदर नहीं होता, वहां पर तो पेप्टेज कार्य करता है। तो फिर ये C3 साइकिल भी इनके अंदर C4 प्लांट में कहाँ होगा? ये होगा बंडल शीथ कोशिकाओं के अंदर। बंडल शीथ का मतलब जो पूल आच्छादित सेल्स हैं इनके अंदर होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि प्रकाश श्वसन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन की जो क्रिया, यानी कि जिसके अंदर रूबिस को जो है वो ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करते हुए RuBP के साथ किसको ऐड करते, ऑक्सीजन को, और निर्माण किसका कर दे, फॉस्फोग्लाइकोलेट का निर्माण जो है वो 2 कार्बन युक्त संरचना का निर्माण करते हैं, जिसका हम अध्ययन C2 साइकिल के रूप में, अब प्रकाश श्वसन के रूप में करेंगे। तो ये फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो C3 प्लांट के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है, जिसके कारण इसकी उत्पादकता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जबकि C4 प्लांट जो है इसके अंदर हमने देखा था कि इसकी जो ये क्रेंज एनाटॉमी या C4 साइकिल का जो है वो डेवलपमेंट इसलिए किया गया है ताकि ये क्या कर सके, इस फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है या फोटो रेस्पिरेशन से होने वाले जो लॉस है इससे छुटकारा प्राप्त कर सके। तो इट मींस इसके अंदर C4 साइकिल जो है इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब अगर साथ के साथ हम बात कर लेते हैं उत्पादकता के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो देखो अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो जो C3 प्लांट है इनके अंदर क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रकाश श्वसन हो रहा है, और प्रकाश श्वसन जो है वो एक निरर्थक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के अंदर क्या आ जाती है, कमी। तो C3 प्लांट जो है इनके अंदर प्रकाश श्वसन देखने को मिलता है, इसका मतलब ये होगा इनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो होगी। और जबकि C4 जो प्लांट है इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं पाया जाता, इसका मतलब इनके अंदर जो इनकी प्रोडक्टिविटी या जो इनकी उत्पादकता है वो क्या होगी, अधिक होगी, क्लियर। तो हमने देखा कि अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में C3 और C4 प्लांट की, तो हम देखते हैं कि C3 प्लांट जो है इनकी प्रोडक्टिविटी अपेक्षाकृत कम होती है और C4 प्लांट जो है वो इनकी प्रोडक्टिविटी अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कितनी अधिक, तो ये लगभग जो है वो डबल होती है, दोगुनी होती है C3 की तुलना में। तो ये थी प्रोडक्टिविटी। अब अगर बात करें ट्रांसपिरेशन लॉस या वाष्पोत्सर्जन हानि की अगर बात की जाए, तो वाष्पोत्सर्जन जो हानि है वो C3 प्लांट जो है इनके अंदर अधिक होती है, और C4 जो प्लांट है इनके अंदर ये वाष्पोत्सर्जन जो हानि है वो काफी कम होती है। लेकिन कोई बात अगर ये पूछ ले कि कितनी कम होती है, तो इसकी तुलना में जो है वो लगभग हाफ होती है, यानी कि आधी होती है। तो ये आ गया वाष्पोत्सर्जन हानि के बारे में। अब अगर हम बात करें ऊर्जा खर्च, यहां पर जो हम ऊर्जा खर्च की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए काम में आने वाले ATP के बारे में, ठीक है, कि कितने ATP जो है वो खर्च कर दिए जाते हैं।
C3 प्लांट जो है इनके अंदर ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए जो है वो लगभग 18 एटीपी जो है वो खर्च हो गए हैं। एक केल्विन साइकिल में 3 एटीपी ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार होगा? 6 बार। तो 6 बार के लिए कितने एटीपी लगेंगे? 18 एटीपी। और जबकि C4 प्लांट जो है इनके अंदर C4 साइकिल होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि कितने एटीपी एक्स्ट्रा लगते हैं, तो टोटल 12 एटीपी एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 18 तो लग ही रहे थे और उसके साथ 12 एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल कितने लग गए? 30 एटीपी। तो ये एटीपी का कंपैरिजन आ गया। अब अगर बात करें ताप अनुकूलता की, ताप अनुकूलता की अगर हम बात करें तो जब मैंने बात की थी आपके सामने C3 साइकिल या C3 प्लांट की, तो इनके अनुकूलन के रूप में मैंने आपको बताया था कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं वहां पर देखने को मिलते हैं, यानी कि अपेक्षाकृत कम तापमान वाला जो एरिया है वहां पर पाए जाते हैं। तो इसलिए इनकी ताप अनुकूलता होती है लगभग 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक। और जो C4 प्लांट है ये अपेक्षाकृत गर्म इलाकों के अंदर देखने को मिलते हैं। और इनके एडेप्टेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो किसके अंदर, जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इनकी ताप अनुकूलता अपेक्षाकृत जो है वो ज्यादा होती है इनकी तुलना में। ये तो लो टेम्परेचर के ऊपर है, 15 से 25, और ये इनका ताप अनुकूलन होता है लगभग 25 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इनके अंदर पाई जाने वाली मुख्य मुख्य बातों के अंदर कंपैरिजन। ठीक है, इसके साथ एक बात अगर हम और देखें तो हम देखते हैं कि जो C4 जो प्लांट है, आपने देखा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो 2 भागों के अंदर बांटी गई है। एक इनमें से है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना पार्ट के अंदर और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा पार्ट के अंदर होती है। तो अगर बात की जाए C3 प्लांट की, तो इनके पास तो केवल एक ही प्रकार की सेल होती है, मेसोफिल। तो उसी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए C4 प्लांट की, तो इनके अंदर लीफ मेसोफिल अलग है, उसके अंदर अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट है, और जो बंडल शीथ कोशिकाएं हैं वो अलग है, उनके अंदर अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हैं। तो अगर हम बात करें C4 प्लांट की, तो हम देखते हैं कि इनके अंदर जो इनकी लाइट रिएक्शन है वो कहां होती है? वो होती है मेसोफिल जो सेल्स हैं उनके अंदर। और अगर बात की जाए डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन जो इनकी सैंपल होती है वो किसके अंदर होती है? बंडल शीथ के अंदर। यानी कि पूल आच्छादित कोशिकाओं के बारे में। तो ये के अंदर सैंपल, ये था C3 और C3 और C4 प्लांट के बारे में। तो इसी के साथ हमारा C4 साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, और साथ में जो C3 और C4 प्लांट जो है इनका कंपैरिजन भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे कैन प्लांट के बारे में, यानी कि क्रूसलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म जो है इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।